नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है। अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei शहीद हो गए हैं। इसके अलावा उनके बाद के दूसरे तीसरे नंबर के फौजी कमांडर भी इस हमले में मारे गए हैं। 2 दिन पहले शुरू हुई इजराइल, ईरान और अमेरिका की ये लड़ाई अब एक ऐसे दोराहे पर आ गई है जहां बड़ी लड़ाई की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अली खamenei की शहादत के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई है। ईरान की जनता मांग कर रही है कि अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला अमेरिका और इजराइल से लिया जाए। लड़ाई शुरू होने के बाद से शुरुआती हमलों में, अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। जवाबी हमले में ईरान ने न केवल इजराइल की राजधानी तेल अवीव बल्कि उसके तमाम बड़े बड़े शहरों पर बम बरसाए थे, और इससे भी आगे जाकर ईरान ने खाड़ी में उन देशों पर हमला कर दिया था जहां पर अमेरिका के फौजी ठिकाने हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत सहित तमाम सारे अमरीकी ठिकाने ईरान के हवाई हमलों, मिसाइल हमलों की जद में आ गए थे। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान दुबई और अबू धाबी में देखा गया है, जहां पर ईरान की मिसाइलों ने तबाही फैला दी है। दूसरा बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है बहरीन में, क्योंकि बहरीन में अमेरिका की नौसेना के 5वें फ्लीट पर ईरान के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ने इन तमाम सारे हवाई हमलों का, मिसाइल हमलों का ऐसा बड़ा बदला ले लिया है जिसकी भरपाई करना ईरान के लिए फिलहाल नामुमकिन होगा, क्योंकि अमेरिका के हमले में अली खamenei के अलावा तमाम फौजी कमांडर मारे गए हैं। इसके बाद ये लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ सकती है? क्या ये लड़ाई किसी विश्व युद्ध में बदल सकती है? क्या ईरान बदला लेने के लिए इजराइल या अमेरिका के और ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है? और क्या इजराइल उन हमलों का जवाब देने के लिए अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? ऐसे तमाम सवाल आज की तारीख में पूछे जा रहे हैं। और एक सवाल और है, इस लड़ाई से कुछ घंटे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर थे। लड़ाई से पहले उनकी इस यात्रा का क्या मतलब था, इसे समझना भी जरूरी है। इन सवालों के जवाब के लिए हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार डॉक्टर प्रकाश के रे से। स्वागत है डॉक्टर प्रकाश के रे जी। आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी खबर ईरान से आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei शहीद हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इस घटना को, इस 2 दिन चली लड़ाई को, इस नतीजे पर पहुंचने के बाद आप किस तरह देखते हैं? क्या अमेरिका की ये कार्रवाई यहीं तक सीमित रह जाएगी, या जैसा कि ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर बदले की मांग कर रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि IRGC अब किस तरह अमेरिका से बदला लेगी? पूरी घटना पर, इस लड़ाई पर आपकी विस्तृत टिप्पणी। देखें, ये तो साफ है, इसमें कोई ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है कि अली खamenei सुप्रीम लीडर की हत्या बहुत बड़ी घटना है। और ये घटना 2 तरीके से बड़ी है। एक तो ईरान के लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका है, और दूसरा मसला ये है कि ये इजरायली और अमेरिकी अटैक के लिए एक तरीके से उपलब्धि है। लेकिन यह लड़ाई को बहुत ज्यादा गंभीर बनाने की तरफ भी कार्रवाई है। और देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई की घोषणा की तो उन्होंने कहा कि हम रिजीम चेंज करना चाहते हैं, और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अपने एड्रेस में यही कहा कि ईरान के लोग अब अपने हाथ में चीजों को कंट्रोल में ले लें, हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है
कि लड़ाई का एजेंडा अमेरिका और इजराइल के लिए रिजिम चेंज है, और अगर वो नहीं होता है तो ये उनके लिए उनका अचीवमेंट नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल। चाहे जितनी तबाही बर्बादी कर लें। और अगर वो रिजिम चेंज करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो वो आज से लेके उस समय तक कितनी तबाही बर्बादी हो सकती है, क्योंकि 2 दिनों में हमने देखा कि ईरानियन रिटेलिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े स्केल में है। आप देखें यूएई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन। बहरीन, इज़राइल, और जी। इज़राइल में तो तस्वीरें उनके सेंसरशिप के बावजूद जो आ रही हैं, जिस तरीके की तबाही हुई है, और जो अरब में हमले हुए हैं, और उनकी इंटेंसिटी और सटीक निशाना, ये 2 चीज़ें हमें साफ दिख रही हैं। अब देखिए क्या है कि रिजिम चेंज का मतलब अमेरिका के लिए होता है कि वहाँ पर आप केओस फैला दें, अराजकता पैदा करें, जैसे जो कि लीबिया में है, सीरिया में है, इराक में है, और अफ़गानिस्तान में भी हाल-हाल तक था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और इज़राइल का एंड गेम ये है कि आप ईरान में केओस कर दें, और रीजनल जो फोर्सेस हैं दूसरी, जैसे अरब के देश हैं, इनको और ईरान को आपस में उलझा दो। जो कि वाशिंगटन पोस्ट ने अभी जो खुलासा किया है कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इज़राइल के रिक्वेस्ट पर नहीं अमेरिका ने शुरू की है, बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी लगातार उनको फ़ोन कर रहे थे। जी, जी, ये खबर भी और सामने आई है। जी। आई है, और आप देखें कि ईरान जो इज़राइल पर मिसाइल फेंक रहा है, उसको तो जॉर्डन और दूसरे देश रोक रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इज़राइली या अमेरिकी मिसाइल्स आ रहे हैं, उनको रोकने की कोई कोशिश इन देशों कोई के द्वारा नहीं हो नहीं की। और ईरान ने साफ-साफ बोला है, और मतलब जो ईरानी लीडरशिप है वो भी, और यूनाइटेड नेशंस में भी, कि हम अपने पड़ोसी देश जो कि जिनको कि हम अपना दोस्त मानते हैं, हम उन पर अटैक नहीं कर रहे हैं। हम तो लगातार बोल रहे थे कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो जो भी अमेरिकी और इज़राइली इंटरेस्ट होंगे, उनको हम निशाना बनाएँगे, और उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। बनाया। जी। और आप देखें कि 2 जगह ईरानियन अटैक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, एक बहरीन में और एक अबू धाबी, दुबई में। दुबई। और जी। दुबई में जिस इलाके में हुआ है, वहाँ पे यह नोन फैक्ट है कि वहाँ पे ट्रम्प फैमिली का और बहुत बड़े-बड़े ज़ायनिस्ट बिज़नेसमैन का वहाँ पर जो है रिहायश या ऑफिसेज़ हैं। बिल्कुल। और बहरीन में जिस होटल को निशाना बनाया है, वो वहाँ पे अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे। तो ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और लेकिन डॉक्टर साहब मैं रोकना चाह रहा हूँ। हुँ, देखिए, टारगेट तो ईरान ने भी बिल्कुल निर्धारित जगह पर पहुंचाए, लेकिन उससे बड़ी कामयाबी तो अमेरिका की मानी जाएगी। तो क्या अली खamenei के मारे जाने में कोई अंदर घर का भेदिया भी था? आपको ऐसा लगता है कि मोसाद या सीआईए के एजेंट वहां काम कर रहे थे? वरना इतनी पिन पॉइंट जानकारी की सुप्रीम लीडर कहाँ है, ये कैसे हो सकती है? देखिए, इसमें यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ईरानी एस्टेब्लिशमेंट में और ईरानी सोसाइटी में मोसाद का बहुत अच्छा खासा दखल है। जी। और लेकिन पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें उनके बहुत सारे नेटवर्क्स को खत्म भी किया गया है, इवन विद इन द गवर्नमेंट भी चीज़ें कुछ दुरुस्त की गई हैं। कई लोगों को तो सजा दी गई वहां। जी। बहुत सारे टारगेट्स में अंदर के भेदिए जो है मददगार हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन अली खamenei की पर जो अटैक हुआ है उनके परिवार पर, वह मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कोई जासूसी की बात थी, क्योंकि वो अपने घर में थे, दुनिया जानती है कि ये उनका घर है। ना, उन्होंने छोड़ा भी नहीं थी जगह। और उनको बार-बार ईरानियन लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि आप बंकर में चलें। तो उन्होंने कहा कि जब ईरानी अपने सीना पे जो है गोली खाने के लिए तैयार हैं, तो मैं बंकर में कैसे जा सकता हूँ? बहुत बढ़िया। और यह महीना रमज़ान का महीना है। हम सब जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये सबसे पवित्र महीना होता है। पवित्र महीना है। और इस महीने में जब आप उपवास पर हैं और उस समय आप शहादत देते हैं, जो कि शियाइट मान्यता में सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जासूसों का कोई बहुत बड़ा वो है मामला, रोल दुनिया होगा जानती जी। है ये। और अगर आप फोटोग्राफ्स वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो वहां पे फोटो खिंचाते हैं कि ये सड़क जो है उनके घर की तरफ जा रही घर है, की तरफ जी। उनका काफिला आ रहा है या उनसे कोई मिलने जा रहा है आ रहा, तो वो कोई और वो उस जगह पे दुनिया भर के तमाम डिग्निटरीज जाते रहे हैं और उनसे मिलते रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि उसमें है, लेकिन पहले के हमलों को अगर हम देखें या जो पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई थी उसमें जिस तरीके जी। से था, और जो प्रोटेस्ट हुए कुछ महीने पहले, तो निश्चित रूप से वो चीज है। लेकिन देखें, जासूसी का मसला जो है वो निश्चित रूप से मोसाद एक बहुत इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जी। इरानियंस एजेंट्स भी हैं, नहीं तो तेल अवीव में और बाकी जगहों में कैसे प्रिसाइज वहां भी अटैक्स हो रहे ठिकाने हैं, पे बिल्कुल या बिल्कुल। बहरीन में अच्छा कैसे हो रहे हैं। तो जी। वो डॉक्टर साहब, वो युद्ध का अब और आपको खेल है, तो एक हिस्सा जी है जी, जासूसी। अब आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद निश्चित तौर पर अली खamenei भी जानते थे इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार रखी गई होगी पहले से। अब किसके हाथ में कमान आ सकती है और क्या ये लड़ाई लंबी चल सकती है, या आज के बाद ये मान लिया जाए अब खamenei नहीं रहे तो ईरान नहीं लड़ पाएगा? देखिए, कुछ सॉलिड रिपोर्ट्स की माने हम तो जी बहुत पहले अली खamenei ने अपने मतलब सुप्रीम लीडर के सक्सेसर के लिए 3 नाम उन्होंने सजेस्ट किए हैं, जी। लेकिन कोई नहीं जानता कि वो 3 नाम कौन से हैं। कौन है? और अपने बाकी जो जो उनके दूसरे काम हैं एज ए सुप्रीम लीडर, उसके लिए उन्होंने 4 लोगों को का नाम दिया हुआ है। और उन्होंने तमाम चेन ऑफ कमांड को बोला है कि सब कोई अपना 4-4 सक्सेसर जो है वो तय करके बना के रखे। रखा। और यही आगे सिलसिला चलता रहेगा, जैसा ही कोई मरा, जैसे ही कोई शहीद हुआ, तो तुरंत वो अगली लाइन फिर 4 लोगों का नाम नॉमिनेट करे, इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसकी तैयारी थी, जो कि युद्ध की तैयारी में भी दिख रही है कि उनके पास बिल्कुल 8 महीने का समय था। और फिलहाल तो अभी जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से इंडिकेशंस भी हैं ईरानियन लीडरशिप से, कि अभी वो लोग फुल फ्लेज्ड सुप्रीम लीडर की नियुक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि 40 दिन की का शोक भी हाँ और वो बिल्कुल भी है। उसमें। और वो एक लेकिन लंबा लेकिन लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई चलती ही नहीं रहेगी। जैसा आपने भी बताया कि लोग सड़कों पे उतर के बदले की डिमांड कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं। और उनके सियाइट अंडरस्टैंडिंग में ये भी है कि और खुद खamenei के स्पीचेस हैं कि हमारे सामने जो शांति से है हम उसके साथ शांति से हैं, अगर वो हमारे साथ बिल्कुल युद्ध के साथ है तो हम युद्ध के साथ हैं। और देखिए, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि युद्ध जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, सवाल ये है कि इजराइल के लिए और ईरान के लिए, दोनों के लिए एग्जिस्टेंशियल मसला है, अस्तित्व का बिल्कुल। संकट है यहाँ। और जब अमेरिका ने कह दिया या इजराइल ने कह दिया कि हमारा एंड गोल रेजिम चेंज का है, तो ये जो गवर्नमेंट है, ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो है, अब उसको उसको अगर वो जरा सा भी अगर ढील देता है या सरेंडर करता है या हार जाता है, तो उसको जाना है। तो जान वो सरेंडर करके कैसे जा सकता है? और अगर मान लीजिए कि किसी तरीके से कोई डिप्लोमेसी करके या कुछ करके अगर ये लड़ाई 1-2 दिन में, 4 दिन में खत्म भी हो जाएगी, या पिछली बार की तरह 12-15 दिन में खत्म भी हो जाए, तो ये लड़ाई फिर तो 6 महीने, 1 साल में फिर तो लौट के आएगी ना। बिल्कुल। लेकिन लेकिन क्या अमेरिका रिजिम चेंज करा पाएगा, या ये सारी लड़ाई जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से शुरू की गई थी, वो हासिल ही नहीं होगा अमेरिका को? क्या अफगानिस्तान बन जाएगा ईरान? देखें, इनको इनको उम्मीद यही है। और एक तरीके से ईरान के लिए अच्छा हुआ कि पिछले 2 महीने पहले के जो प्रोटेस्ट हुए, जी तो उसमें उन्होंने मोसाद और बाकी जो भी स्टारलिंक और हथियार और ड्रोन और सारी चीजें थी, या गिरोह बने हुए थे, तो उनको इन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, बिल्कुल। सारा कुछ। अब आप सोचें कि अगर वो प्रोटेस्ट नहीं हुए होते और आज ये हमले होते और आज ये सड़क पे बवाल अगर हो जाता, तो रिजिम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल हो लेकिन जाए। अभी ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है, वो पूरी तरीके से कंट्रोल में दिख रही है। रिजिम चेंज
कि बात स्थिति दो स्थितियों में आ सकती है। एक, जब ईरानियन या तो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरानियन मिलिट्री और जो बसीज है, जो कि पर्सनली लॉयल फोर्स है सुप्रीम लीडर के प्रति, जी, इनके बीच में फूट पड़ जाए और ये तब कुछ हो ग्रुप अलग सकता है। से अलाइन कर जाए अमेरिकन के साथ, इजरायलीज के साथ, कि भाई हमको ये रिजीम नहीं चाहिए, हमको दूसरे तरीके की शासन व्यवस्था चाहिए। जी, अच्छा डॉक्टर साहब। और अगर जी, अमेरिका को अगर करना है तो उसको मिलिट्री उतारनी पड़ेगी, क्योंकि आप मैं उसी पे कंट्रोल आ रहा था। हवाई हमलों से किसी देश को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या अगले चरण में आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका की फौज वहां उतरेगी? और फिर वो जो मेरा सवाल अधूरा रह गया था, अगर वहां फौज पहुंची, जमीनी लड़ाई शुरू हुई, तो क्या ईरान कल का अफगानिस्तान बन सकता है? देखें, अफगानिस्तान से और ईरान की तुलना कई कारणों से नहीं की जा सकती है। जी, एक तो अफगानिस्तान के पास जब अमेरिका गया है तो वो एक रैगटैग फौज है, मतलब ऐसी AK-47 कुछ रॉकेट बिल्कुल। लॉन्चर्स हैं और गुरिल्ला लड़ाई है मोस्टली। और अफगानिस्तान के इलाकों को, टेरेन को आप पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप वहां पे बम गिरा सकते हैं। और अमेरिकन्स को या इजरायलियों को तो इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि कैजुअलिटीज कितनी हो रही है, लोग मर रहे किसकी हैं, हो क्या। रही है? तो मैं समझता हूं कि एक तो वो स्थिति ईरान में नहीं है। ईरान बड़ा देश है, ज्यादा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और हम लोग आमतौर पे जब ईरान को देखते हैं तो हम चाहे पॉलिटिकली देखें या कल्चरली देखें तो हम आमतौर पे शहरों पे फोकस करते हैं जी, और उसके एलीट उसमें करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है, जो लोअर मिडिल क्लास है, वर्किंग पीपल हैं, जो कि सबसे बड़े सपोर्टर हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन के, वो देहात में रहते हैं। वो देहात में है या सबर्ब्स में है या शहरों में है, तो थोड़े गरीब बस्तियों में है। लेकिन मेरा ये कहना है इसमें कि ईरान के पास बहुत बड़ी फौज भी है और ईरानी बिल्कुल, सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी, मेजॉरिटी जो उसकी है वो गवर्नमेंट के साथ है। आप अफगानिस्तान में देख रहे थे कि हजारा हैं, तो और दूसरे अलग अलग हैं, ग्रुप से। ताजिक हैं, पख्तून है, पख्तूनों में भी 12 गुट हैं। तो वहां पर ये सिचुएशन नहीं है, वहां पर एक लीडरशिप है, वहां पर एक कल्चरल मेमोरी है, सिविलाइजेशनल मेमोरी है, और अमेरिका को लेके, इजराइल को लेके एक बहुत मन बना हुआ है। और खामनेई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे जो ईरान हम जानते हैं। ये तो सब कोई जानता है कि खोमैनी के लीडरशिप में ये पूरा मूवमेंट चला और अल्टीमेटली हम्म। ये रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन उस रिवॉल्यूशन के बाद आज तक का जो ईरान बना है वो तो अली खामनेई का बनाया हुआ ईरान। तो उनका बनाया पहले हुआ। पहले दूसरा, 2 टर्म वैज्ञानिक सोच के आधार पर भी अफगानिस्तान से तो बहुत आगे हैं। बहुत अगर आगे है। और खमेनेई का वो वीडियो देखिए जिसमें वो एक छोटा बच्चा कहता है कि मैं शहीद बनना चाहता हूं, तो खमेनेई उससे कहते हैं कि पहले पढ़ो, वैज्ञानिक बनो, देश के लिए काम करो, फिर जब उम्र हो जाए, बूढ़े हो जाओ, तब मौत के बारे में सोचना। तो ये जो अप्रोच है ये अफगानिस्तान में नहीं थी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये पूरी लड़ाई चलती है, पूरा तनातनी जो है वो एटॉमिक सुविधाओं को लेकर है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसने बना लिया है, भूमिगत परीक्षण कर लिए हैं। अमेरिका खास तौर से इसी मुद्दे पर घेरता रहा है। अब भी आपको ऐसा लगता है कि ईरान के पास सचमुच में इस तरह की कोई हथियार था जो आरोप अमेरिका लगा रहा है? बिल्कुल वो आरोप बेबुनियाद है, और ये आरोप 30 साल से लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते जी, बना लेगा, 10 दिन में बना लेगा, हाँ, महीने दिन में बना लेगा। और दूसरी सबसे, देखिए, यहाँ पे तो किसी तरीके के इंटरनेशनल रूल या डिप्लोमेसी या अंडरस्टैंडिंग का तो लागू ही नहीं है। कोई जगह ही नहीं है। और ये अली खामनेई हैं जिन्होंने ईरान को अभी तक परमाणु ताकत बनने से रोका हुआ है, फतवा देके बिल्कुल, बिल्कुल सही। कि भाई हम मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स नहीं बनाएंगे, ये इस्लाम नहीं की बनाए। टीचिंग के खिलाफ हैं। तो बजाय इसके कि उस व्यक्ति को इसके लिए सम्मान दिया जाए कि भाई वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके के हथियार बने, क्योंकि वो अगर बना लेते तो सऊदी तो अरब आज भी ये कुछ ना, नौबत ही नहीं आती। तो फिर तो सबके पास परमाणु बम हो जाता। और बिल्कुल। आज के डेट में तो जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे, वो बम तो एक
फर्स्ट क्लास एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट बना सकता है। बिल्कुल, अब वो तो आज उससे उससे परिष्कृत बम बनाए जा सकते हैं, बन रहे हैं, बने हैं। वो खिलौने लगेंगे, वो तो खिलौने, बिल्कुल और बिल्कुल। मामला ये है कि इनको दिक्कत एक तो इजराइल की बात है। इजराइल अपने आप को बचाने के लिए उसको लग रहा था कि इस इलाके में अब बस ईरान ही बचा है जो हमें वो डिस्टर्ब कर रहा है और कर सकता है। और दूसरा है कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर से नहीं देखा जाना चाहिए। जी। यह भी देखा जाना चाहिए कि इतने सैंक्शंस के बावजूद ईरान साइंस में, दवाइयों के प्रोडक्शन में, हेल्थ रिसर्च में, महिलाओं की बार बार बोला जा रहा है कि महिलाओं का और चादर और बुर्का और फलाने का, लोग ये नहीं जानते कि वहां पे हाई लेवल में और बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं और कितने तरीके के काम कर रही हैं, वर्कफोर्स बिल्कुल, में है, साइंटिस्ट हैं और तमाम चीजें हैं। साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल। तो ईरान को रोकना इजराइल के लिए और बाकी जो उनके वो तेल बेच के अय्याशी करने वाले जो रजवाड़े हैं पूरे उस खाड़ी के आसपास, इनको एक तरीके का वो भी लगता था। क्योंकि देखिए, ये तो नहीं इजराइल या कोई नहीं कह सकता उनका कि 2500 साल का सिविलाइजेशन है, लेकिन ईरान का सिविलाइजेशन तो कोई भी हिस्ट्री का बच्चा जान रहा है कि ईरानियन बिल्कुल सिविलाइजेशन। सही बात। तो ये चीजें उनको खटकती थी कि इतनी, जैसे चीन खटकता है। बिल्कुल। तो ये मेन कारण है। और रिजीम चेंज का मतलब कि केओस कर दो, बंटवारा कर दो, कुछ इलाके में जो है हमारे लोग हो जाएं, कुछ इलाके में ये कुछ दंगा फसाद करते रहें, और ईरान कभी इवॉल्व ही नहीं कर पाए। नहीं हो पाए। डॉक्टर साहब, दो आखिरी सवाल छोटे छोटे, बहुत संक्षेप में। नंबर एक, आमतौर पर यह माना जा रहा था कि ईरान का साथ देने के लिए रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया आ सकते हैं। इसका संक्षेप में उत्तर, और अगर वे आते हैं तो क्या ये लड़ाई विश्व युद्ध में बदल सकती है? हम लोग वर्षों से ये स्यापा सुन रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, यद्यपि हम और आप तो कभी नहीं मानते उसको, लेकिन क्या सचमुच में ये लड़ाई बढ़ सकती है? नंबर दो, बेहद जरूरी सवाल, भारत की भूमिका, हम कहां खड़े हैं? हमारे प्रधानमंत्री जिस दिन इजराइल गए उसके चंद घंटों बाद लड़ाई शुरू हो गई। तो क्या हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को भांपने में कोई गलती की है? इसका अनुमान लगाने में कोई भूल हुई है कि इतनी बड़ी लड़ाई होने वाली? हमारे प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था? कोई वो मार्गदर्शन, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई? मैं दूसरे सवाल को थोड़ा हाँ, इससे आइए जी, देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, एक तो इसमें ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी का आइडियोलॉजिकल रुझान जो है वो जायनिस्ट इजराइल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ कि प्रधानमंत्री इस बात को लंबे समय से बोस्ट करते हैं कि वे और नेतन्याहू दोस्त हैं, पर्सनल मित्रता है। और तीसरी बात है कि कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो दोनों के फायदे में हैं। तो ऐसे कुछ बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो कि जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के नजदीकी कारोबारियों को फायदा हो सकता है या बेंजामिन नेतन्याहू के नजदीकियों को फायदा हो सकता है। ये चीजें हैं जो निकटता को वो करती हैं। ये जो यात्रा थी, देखिए आज के डेट में अमेरिका को छोड़कर और एक आध यूरोपियन या ऑस्ट्रेलिया वगैरह को जोड़ लें, आज के डेट में वो दुनिया में एक कहें कि पूरी दुनिया लगभग उनसे एक दूरी बना के चल रही है नेतन्याहू को, खासकर जो 2 साल 2.5 साल गाजा में हुआ उसके बाद। बिल्कुल। तो उनको ये मैसेज देना है कि मेरे पास और लोग हैं, भारत जैसा बड़ा देश हमारे साथ है, भारत जैसा बड़ा देश है, और जो कि नजदीक भी है और जिसका मिडिल ईस्ट में एक इंटरेस्ट भी है उसका। तो एक तो ये दिखाना चाहते थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि ईरान पर हमले के बाद स्थितियां और खराब होंगी, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। बिल्कुल। और ऐसे मौके में उनको एक फोटो ऑप कराने का ये मौका था, इसलिए वो गए थे। और लेकिन जब अगर ये लड़ाई नहीं होती तो वो बात एक डिबेट की बात बन के रह जाती और कुछ देर के बाद बिल्कुल, हाँ, गए तो आ गए, सही बात। लेकिन अब ये लड़ाई हो गई
तो अब देखिए अल्टीमेटली ये सवाल ये नहीं होता कि उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है। बहुत सारी राजधानियां खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में वो देश जो छोटे देश हैं, जो जिनके इमोशनल या जिनके पर्सनल रिश्ते हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो देख रहे हैं या कल को वो भी देख रहे हैं यार कल को तो हमारी गर्दन पे भी कोई चढ़ जाएगा आके इस तरीके से। बिल्कुल। और कुछ नहीं, नो इंटरनेशनल रूल नथिंग। तो वो लोग ये नोट करेंगे कि एक ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े थे। बिल्कुल। तो ये और जो बात मैं बार-बार कहता हूं और किसी भी सीनियर डिप्लोमेट से आप इतने लोगों को जानते हैं, आप खुद इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई राजधानी है जहां पे भारत को ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में देखा जाता है। आज की तारीख में नहीं देखा जाता है। भारत ये माना जाता है कि भाई इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये भरोसा। बस। हाँ। और एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में जिस तरीके से अपने आप को काटा है, अपने आप को पीछे किया है, या उसमें कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, हस्तक्षेप नहीं किया है, उसकी वजह से अब दूसरे देश भी आपसे उम्मीद नहीं रखते। नहीं रखते। तो ये बड़ा नुकसान है विदेश नीति के मोर्चे पर। निश्चित रूप से नुकसान है, क्योंकि देखिए यह तो बात अलग है कि आप बड़े देश हैं, बड़े मार्केट हैं, आपका एक सिविलाइजेशनल आपकी हिस्ट्री है, आपकी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और आपका एक नेचुरल ग्लोबल साउथ के साथ, हम भी ग्लोबल साउथ के देश हैं, इस एक तरीके के कॉलोनियल और इंपीरियल वो है, हिस्ट्री है हमारी। तो वो तो उस नाते तो हम हमेशा रहेंगे हर जगह। लेकिन डॉक्टर साहब आखिरी सवाल वही, समय हो रहा है। हाँ, दुनिया ये बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रही है क्या? अब जहां तक बात है, देखें, चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक देश के साथ उसका करार है मिलिट्री इंटरवेंशन करने का अगर उसके ऊपर अटैक हुआ है, और वह देश है नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल। रूस का करार है बेलारूस से और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। बिल्कुल। तो इस मामले में डायरेक्ट रूस या चीन का आने का, नॉर्थ कोरिया के आने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यह बात लगातार रिपोर्ट्स होती रही हैं पिछले महीनों में कि रूस से और चीन से असलहे या ड्रोन या मिसाइल्स या ईंधन या और दूसरे जो भी जरूरत की चीजें होती हैं। ये भी बात है कि चाइनीज सर्विलांस जो है वो इनको दे रहे हैं, इंटेल सूचनाएं। और ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि ईरान का खुद भी अपना सैटेलाइट सिस्टम है। ईरान एक सैटेलाइट वाला देश है, तो वो लोग उसको नए डाटा के साथ, नई टेक्निक के साथ वो उसमें चीन मदद कर रहा है। और निश्चित रूप से जब मदद का एक और तरीका होता है जो डिप्लोमेसी, जो हमने कल सिक्योरिटी काउंसिल में देखा और चाइना के बयान में देखा, उन सब चीजों का फर्क पड़ता है। और चाइना जो है वो इनका दोस्त भी है बाकी अरब कंट्रीज का, इजराइल के साथ भी उसका बिजनेस है। तो हो सकता है कि वो दूसरे रास्तों से भी मदद करें, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की स्थिति तो माने बड़ी लड़ाई ये बदलती नहीं दिख रही। बड़ी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तब हो सकती है कि अगर ईरान बहुत ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होता है, तो जो उनका सैमसन डॉक्ट्रिन है इजराइल का कि हम तो डूबेंगे सनम, मत बाकी सबको भी लेके डूबेंगे, तो हो सकता है कि इजराइल परमाणु ऑप्शन की तरफ चला जाए। ये एक जेन्युइन आशंका, फिर बड़ी। बिल्कुल। तो हम ये मानकर चलते हैं कि फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की शहादत के बाद दुनिया एक दो राय पर खड़ी है। अभी आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टर प्रकाश के रे का मानना यह है कि ईरान के लोग जिस तरह सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह की मांग वहां चल रही है, तो हो सकता है अगले कुछ घंटे में बदले की और मुंह तोड़ जवाब देने की कोई कार्रवाई हो, और उसके नतीजे में इजराइल अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी भी आशंका डॉक्टर रे को लग रही है। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया की नजरें इजराइल, ईरान और अमेरिका पर लगी हुई हैं। दोनों तरफ से भारी नुकसान हो चुका है एक दूसरे पर हमले में। निश्चित तौर पर ईरान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बहुत आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei अमेरिका के हमले में शहीद हो गए हैं। आज इस बातचीत में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।